नमस्कार, मैं दिशांश श्रीवास्तव कॉमिक वर्ड के ऑडियो स्टोरी सेगमेंट हॉरर डायरीज में आपका स्वागत करता हूं। अब तक आपने सुने चीखती हवेली के कितने राज कहानी के 7 भाग। चलिए अब सुनते हैं इस कहानी का 8वां भाग। तुम दोनों अपना जुर्म कबूल कर लो, नहीं तो परिवार का मुंह नहीं देख पाओगे। पिछले 2 घंटे से पुलिस उन दोनों को टॉर्चर कर रही थी जो सोम बाबू और उनके परिवार के कत्ल के दोषी पाए गए थे। शक और धन की लालसा इतना बड़ा कांड करवा डालती है। मेरे देवता समान भाई और उसके परिवार को मारने का गुनाह किसी और ने किया है और गुनाह हम स्वीकार करें। आप पुलिस के नाम पर धब्बा हो, चिल्लाते हुए निर्मल बाबू बोले। तड़ा! इंस्पेक्टर ने एक जोर का तमाचा रसीद किया निर्मल बाबू के गाल पर। एक बार मैं समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे परिवार को खतरा है। यदि आज गुनाह कबूल नहीं किया तो रात में तुम दोनों के बीवी बच्चों को मार दिया जाएगा। नहीं, परिवार को कुछ मत करो, फिर जुर्म कबूल करो और कोर्ट में बयान देना कि धन के लालच और आपसी बैर की वजह से हमने भैया और उनके परिवार को जलाकर मार डाला। हम दोनों कबूल लेंगे कि हमने ही धन की लालसा में भाई को मारा है। बहुत खूब, इंस्पेक्टर जोर से हंसा। ये हुई ना बात बाबू मोशाय। मैं देखकर चकित था। अब मुझे पता चल गया था कि सोम बाबू के भाइयों को फंसाया जा रहा, हवेली में जलाकर मार देने के जुर्म में, जबकि वो बेगुनाह थे। फिर असल में सोम बाबू और उनके परिवार की हत्या का असली कातिल कौन था? वो कौन था जो बार बार शिकार का कस लेने के साथ जब भी दिखता था लोग उसे डर से सलाम ठोकते थे। आपका काम हो गया सेठ, अब मेरा काम भी कर देना, पुलिस निरीक्षक ने किसी को फोन पर कहा। सिगार का कस लगाते हुए वो इंसान अपने सिर से लंबी टोपी को दुरुस्त किया और मुस्कुराता हुआ अपनी जेब में से एक वस्तु को निकाला जो एक सफ़ेद कागज में मोड़कर रखी हुई चीज़ थी। उसने वो इंस्पेक्टर को दिया, फिर कुछ नहीं बोला। अपनी आंखों की पलकों को अभिवादन और शुक्रिया की दृष्टि से झुकाता हुआ उसने इशारा करा और वहाँ से चला गया। मैंने तनिक भी देरी न की और उसकी गाड़ी में फिर से बैठ गया। अब मुझे कुछ कुछ शक होने लगा था। उसकी वेशभूषा से तो कोई नहीं पहचान सकता था, पर हाव भाव से कुछ मिलता जुलता था। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं इसे जानता हूँ। मैं अपने दिमाग पर जोर डालने लगा, बहुत सोचा, पर कुछ समझ नहीं आया। गाड़ी जाकर उसी कॉटेज में रुकी। बिना एक पल गंवाए वो आदमी बाहर निकला और दरवाज़ा जोर से बंद करके अंदर गया। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। मैंने सामने संजना को देखा। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, हाथ पीछे की तरफ बंधे थे और जिस लकड़ी की कुर्सी पर वो बैठी थी उस कुर्सी को भी पूरे शरीर पर संजना के बांधा गया था। ये क्या किया है तुम दोनों ने? सिगार वाले ने सामने खड़े 2 गुंडा टाइप दिखने वाले व्यक्तियों से बोला। इस तरह से नहीं बांधना चाहिए था। अरे भाई, ये भाग रही थी और बोल रही थी कि जब भी मौका मिला पुलिस से बोल देगी। हा 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 हा। वो सिगार वाला व्यक्ति जोर से हंसा। ये क्या छूटेगी, अब इसका यहाँ से जाना मुश्किल है। आप लोग ऐसा करेंगे? संजना बोली। जिसका नमक खाया उसी से नमक हरामी। पड़ा! इतना झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा कि संजना की चीख निकल गई। वो सिगार वाला व्यक्ति चिल्लाया, किस बात की नमक हरामी? अचानक उसकी आवाज़ बदल गई और उसने अपने मुंह से मूछ, दाढ़ी, चश्मे, टोपी सभी हटा दिया। उसे देखकर मैं दंग हो गया। ये तो कल्पू था। जी हाँ, कल्पू। किस बात की नमक हरामी? घाटे में चल रहे तेरे ताऊ की कंपनी को मैंने अपने दम पर खड़ा करा। तेरे बाप और चाचा ने मिलकर तेरे ताऊ को कंगाल कर दिया था। फिर मैंने मेहनत की, तेरे भाई ने मेहनत करी, और बदले में हमें क्या मिला? सिर्फ तनख्वाह। ओह, तो ये बात थी। संजना सोम बाबू के भाई की लड़की थी।
सोम बाबू की भतीजी। अब मुझे एक गुत्थी सुलझती हुई नजर आई। संजना की आंखों की पट्टी खुल चुकी थी। वो चीख कर बोली, तो मांग लिया होता, एक बार कहा होता आप लोगों ने। ताऊजी ने कभी किसी को मना नहीं करा, आपको क्यों करते? हम्म। कल्पू कटिल मुस्कान लिए हुए बोला, मुझे मना तो नहीं किया, पर भीख मांगना नहीं आता ना हमें। और तुम क्या नहीं जानती कि सोम बाबू ने असली धन यानी सोने की ईंट तो किसी को भी देने से मना कर दिया था। फिर मुझे क्यों देते? और मेरी नज़र तो सोने की ईंटों पर थी, जिसमें से अभी एक पुलिस अंकल को देकर आ रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं अंकल की वजह से आज तेरे पापा और चाचा अंदर जेल में है। हा 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 हा। कल्पू हंसा। और एक सोम बाबू की नौकरानी कमला रानी को देनी है। आपको नहीं पता, उन ईंटों का लेने का कोई फायदा नहीं है, वो ईंटें शापित हैं, सिसकती हुई संजना बोली। भाई, ये क्या किया तुमने? कुल मिलाकर दो ही तो ईंट थे, आपस में दोनों बांट दिए, फिर अपने लिए क्या बचा? आश्चर्यचकित होकर कल्पू के भाई ने पूछा। उन्हें कल्पू के चेहरे पर मुस्कान थिरक गई। तुम लोग इसी वजह से आज बहुत पीछे हो। क्या तुमने नहीं सुना जो अभी अभी इस लड़की ने कहा? ईंटें शापित हैं, वो किसी काम की नहीं है। भाई, तुम ये सब मानते हो? दोनों भाई एक साथ कल्पू से बोले। जी हाँ, मानना पड़ता है। कल्पू अपनी बातों पर जोर देते हुए बोला। एक ना एक दिन सभी को पता चलेगा कि ये सब हमने किया है। तब लोग यही कहेंगे कि शापित ईंट लेकर कल्पू सुखी नहीं रह पाया। पर मैंने तो ईंटों की जगह हीरे मोती सोने चांदी के गहनों को चुना है, जो ईंटों से कई गुना ज़्यादा कीमती। ये सुनकर दोनों भाइयों के चेहरे खिल उठे, होठों पर मुस्कान आ गई, पर उनके दिल में सोने की ईंटों के छिन जाने का मलाल था। अब ध्यान से सुनो, चलो बाहर, मैं कुछ बताता हूँ। कल्पू बाहर की तरफ निकल गया और उसके पीछे पीछे दोनों भाई भी, और मैं भी संजना को देखते देखते उनके पीछे निकल गया। बाहर आकर एकांत में कल्पू अपने दोनों भाइयों को समझाने लगे। तुम, अपने एक भाई की तरफ इशारा करके कल्पू बोला, बड़ी सावधानी के साथ आज रात को थोड़ा सा धन लेकर गांव के लिए निकलो, और थोड़ा धन लेकर तुम 2 दिन बाद जाना। बाकी का धन लेकर मैं इन सभी की 13वीं के बाद आऊँगा। वाह भाई, क्या योजना बनाई है तुमने। पर भाई, इस लड़की का क्या करेंगे? दूसरा भाई बोला। जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ देंगे, कल्पू बोला। अब तुम दोनों जाओ, और हाँ, वो भागने न पाए, इस बात का ध्यान रखना। कल्पू चला गया। बाकी दोनों भाई भी अंदर चले गए, पर मैं उनके साथ वापस नहीं गया। अब क्या करता जाकर, क्या पता लगाता मैं? सब पानी की तरह साफ साफ दिख रहा था। धन के लालच में कल्पू को इतना नीचे गिरा दिया कि उसने सोम बाबू के परिवार को ही जलाकर मार डाला, और कमला नौकरानी के साथ मिलकर सब लूट लिया। सोम बाबू के भाइयों से उसकी पटती नहीं थी, इस वजह से उसके बीच दरार थी। इसका उसने फ़ायदा उठाया और पुलिस के साथ मिलकर उन्हें अंदर करवा दिया। मैं संजना के सामने एक कुर्सी पर बैठा था। वो रो रही थी, मुझसे देखा नहीं जा रहा था। अचानक संजना जोर जोर से चीखने लगी। उसने अपने दांत अपने होठों पर गड़ा लिए। मैं उसके पास गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। दोनों भाई भागते हुए दूसरे कमरे से संजना के पास आए। भाई, इसको तो दौरा आ रहा था, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगी। संजना के मुंह से झाग निकलने लगा था। वो तड़प रही थी, आंखों से मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे। मैं डर गया, आखिर ये कैसे हुआ। उन दोनों को भी कुछ नहीं समझ में आया, तो उन्होंने संजना के मुंह पर एक गिलास पानी मारा और उसके गलफड़े को दबाकर पानी पिलाया। कुछ देर बाद संजना अपने पहले की स्थिति में थी। जैसे ही वह होश में आई, फिर जोर से चिल्लाई। एक भाई ने संजना के मुंह को दबा दिया और बोला, क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रही है? संजना से सकने लगी। तुम लोगों को धन लेना था तो ले लिया होता, मेरे ताऊ ताई और मेरे भाई बहनों को जलाकर क्यों मारा? उन्हें जान से मारने की क्या ज़रूरत थी? देख लड़की, हमें ज़्यादा नहीं पता, बस इतना पता है कि उस हवेली में आग हमने ही लगाई थी। हम में से किसी ने उन्हें मारा नहीं, ना मैंने,
ना इसने और ना मेरे भाई कल्पू ने। क्या? मैं बोल पड़ा। मैं भी आश्चर्यचकित हो गया। ये क्या नया बखेड़ा है? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, संजना बोली। क्यों बोलूँगा झूठ? एक भाई संजना की आंखों में आंखें डालकर बोला। सब कुछ तो मिल गया हमें। हम तीनों यहाँ से भागने वाले हैं। हम क्यों झूठ बोलेंगे, वो भी तुमसे, जो कि हमारा कुछ नहीं कर सकती। हाँ हाँ, बोलो, दूसरा भाई बोला। बोलो, यदि हम कातिल होते तो तुम्हें छोड़ देते क्या? हमने एक मच्छर भी नहीं मारा आज तक। हम बेईमान हैं पर कातिल नहीं। संजना चुप हो गई। तो क्या तुम्हें नहीं पता किसने उन्हें मारा है? नहीं, सच में नहीं। क्या राज है मेरे सपनों में बाबा जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बाबा जी के सामने बैठा था और उन्हें अपना रात वाला सपना सुना रहा था। मुझे तो ये लगा था कि कल्पू ने उन्हें मारा, ईंट चुराई और यहाँ आ गया। पर सच्चाई ये नहीं है। उन्होंने चोरी तो नहीं की थी, चोरी तो की थी, पर मारा नहीं। और मारा नहीं तो ये आत्माएं कल्पू के परिवार को तहस नहस क्यों कर रही हैं? बाबा जी कुछ देर मौन के बाद बोले, क्या तुमने आत्माओं को पहचाना है? मतलब? मैं बाबा जी से उल्टा सवाल कर बैठा। बेटा अमित, बाबा जी मुझे समझाते हुए बोले, तुमने शुरुआती सपनों में जिन आत्माओं को देखा, क्या वो लोग सपनों में जीवित इंसान के रूप में दिखे? जैसे क्या तुमने सोम बाबू के बच्चों को सपनों में देखा? जैसे कल्पू, सोम बाबू, कमला, संजना इत्यादि को देखा। मैं सोच में पड़ गया। बाबा जी की बातों में दम था। फिर मैंने बोला, नहीं बाबा जी, शायद ही किसी एक को देखा हो, या शायद नहीं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो आत्माएं सोम बाबू के बच्चों की थी? बेटा, कुछ राज उसी हवेली में है जो जलकर राख हो चुकी है। यदि हो सके तो उस हवेली में जाने की कोशिश करो अमित, और जलने के पहले की बातों को जानने की ज़रूरत है। संजना तुम्हें ऐसे ही नहीं मिली थी, कुछ तो राज होगा। मैं सोच में पड़ गया। आखिर क्या राज था? संजना मुझे क्यों मिली? मैं बार बार एक ही जगह और एक ही घटना के सपने क्यों देख रहा हूँ? बाबा जी सच कह रहे हैं। बात सिर्फ कल्पू के घर से गिरती लाशों की नहीं, शायद कुछ और थी जो अभी तक मुझे नहीं पता। अब मैं उसके तह तक जाना चाह रहा था। बाबा जी, कोई उपाय करो ताकि मैं ज़्यादा समय तक सपने में रहूं। नहीं अमित, बाबा जी बोले, अत्यधिक समय तक नींद में रहना और सपनों में विचरण करना ठीक नहीं होता। ये सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। ज़रूरत क्या है अमित? बाबा जी बोले, एक बात याद रखना, सिर्फ मैं तुम्हें जान सकता हूँ और विश्वास कर सकता हूँ। कुछ अन्य लोग तुम्हें ही पागल और आत्मा समझ बैठेंगे। संजना ने सिर्फ तुम्हें चुना है, तो मतलब कोई तो बात होगी। मैं बाबा जी की बातों से सहमत था। मेरी पढ़ाई बेकार जा रही थी। बाबा जी ने माँ और पिताजी को समझा दिया था कि अन्य कहीं कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, संजना ही अब राह दिखाएगी। ये सोचकर मैं घर आ गया और रात को जल्दी सोने की तैयारी करने लगा। आगे और क्या होने वाला है, सुनते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।